तो कुछ सम इन सम फिजिकल क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन काम बनता ही नहीं है. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, अगर आप एकदम सीधे चलोगे तो ही रास्ता सबसे छोटा होगा, थोड़ा भी मुड़ गए तो रास्ता बड़ा हो जाएगा, बदल जाएगा, और फिर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा. उसी तरह से वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. लेट्स राइट डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर. सम वेक्टर क्वांटिटीज, तुम लोग भी बताओ. सम स्केलर क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी हमने जो अभी अभी पढ़ी, फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन के काम नहीं बनता. दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, बिना डायरेक्शन के काम नहीं बनता. फिर आ जाएगा वेलोसिटी. वेलोसिटी में मास का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है मोमेंटम. मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सेलरेशन भी बिना डायरेक्शन के कोई काम का नहीं है, नहीं तो स्पीड बढ़ाने की जगह घटा देगा. एक और बस बताओ, एक और वेक्टर क्वांटिटी. मोमेंटम हो गया, राइट. एक्सेलरेशन बहुत सारी है, तुम लोग को कौन सी याद है? स्केलर में आ जाएगा डिस्टेंस, स्पीड, लेंथ, वर्क. मास. वर्क इज आल्सो स्केलर. गुड. मास का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है. जैसे आप मुझसे मेरा मास पूछो तो मेरा मास 70 किलो है, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा 70 केजी डाउनवर्ड या अपवर्ड. 70 केजी, राइट. टाइम, टाइम भी तो स्केलर है. टाइम का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता. उसके बाद आप बात करें टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तो स्केलर है. टेम्परेचर का डायरेक्शन बताते हो क्या? 70. वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी स्केलर है. ठीक है. अब वेक्टर क्वांटिटी में एक और वेक्टर क्वांटिटी में जोड़ देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारी है. मुझे पसंद है मैग्नेटिकल फील्ड, टॉर्क, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो वेक्टर है. वेक्टर मतलब हम वेक्टर को समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है. ठीक है, चलो देखो, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर कहलाना है ना बच्चों, तो उसके पास तीन चीजें होनी चाहिए, राइट. all those quantities which have magnitude and direction and also follow triangular law of vector addition. Also follow triangular law of vector. अब ये क्या है ये मैं बताऊंगा आपको, ये आगे आएगा. called vector quantities. ओके, देखना ध्यान से. ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. और ये रब क्यों कर दिया इसने? ट्रायंगुलर लॉ के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा. वेक्टर एडिशन कॉल्ड वेक्टर quantities. पढ़ो एक बार डेफिनेशन. All those quantities which have magnitude and direction and also follow triangular law of vector addition called vector quantities. अब ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक अलग चीज है जो मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर में बताऊंगा. लेकिन फिलहाल मैं आपको एक ऐसी क्वांटिटी बता देता हूं जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं है. आप लोग पहचानते हो उसको? एक ऐसी क्वांटिटी बताओ. यस, करंट. करंट हैज magnitude and direction, but still current is not vector. Why? Can you tell me why? It does not follow
triangle law of addition of vectors. Correct. Because current cannot follow triangular law of vector addition. तो वेक्टर होने के लिए कितनी चीजें जरूरी हो गई, कितनी चीजें जरूरी हैं फॉर अ क्वांटिटी टू बी वेक्टर, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी वेक्टर, to be vector, first compulsory requirement is magnitude होना चाहिए. दूसरी कंपलसरी रिक्वायरमेंट डायरेक्शन तो जरूरी है, नाम तभी वेक्टर बना. तीसरी ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. याद रखोगे प्रियंक? यस सर. क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जिनका डायरेक्शन के बिना काम ही नहीं बनता भाई, बिना डायरेक्शन के. फॉर एग्जांपल मान लो ये एक, मान लो ये मैं हूं किसी प्लेन पर, ठीक है. मान लो ये ऐसा कोई एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन पे मैं खड़ा हूं. रास्ता है, ये रोड है, जहां पे मैं खड़ा हूं उसको ओरिजिन मान लो मैं सिविल लाइन में हूं और सिविल लाइन ओरिजिन है. सिविल लाइन के एकदम स्क्वायर में बीच में खड़ा हूं मैं. तभी मेरे को स्पीकर में एक आवाज आती है, राहुल सोनी 1 मीटर मूव करो. तो बताओ मैं मूव कर जाऊंगा कि खड़ा ही रहूंगा? मुझे स्पीकर में आवाज आई, मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, इधर खड़ा हूं मैं, दिस इज ओरिजिन. तभी स्पीकर में आवाज आती है, राहुल सोनी मूव करो 1 मीटर. बताओ मैं कहां करूं मूव 1 मीटर? मैं कर पाऊंगा क्या? मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिर्फ 1 मीटर मूव करने बोला, डायरेक्शन तो बताया नहीं कहां मूव करूं 1 मीटर. मेरे पास इनफाइनाइट डायरेक्शन है 1 मीटर चलने के लिए. मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, और अगर मेरे पास सुपर पावर है तो मैं 1 मीटर ऊपर भी जा सकता हूँ, राइट. तो इनफाइनाइट डायरेक्शन है. लेकिन उसी जगह आप बोलोगे कि राहुल सोनी 1 मीटर ईस्ट की तरफ जाओ, तो फिर मैं चला जाऊंगा इधर. समझ में आया? तो आपको मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 1 मीटर, और डायरेक्शन क्या हो गया? ईस्ट. समझ में आया? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसलिए वेक्टर बन गया, क्योंकि बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलेगा. आप मुझसे बोलो, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया यहाँ से मुझे चेन्नई जाना है, सागर से चेन्नई, कहाँ जाऊं? तो आप मुझे बता रहे हो सर 2500 किलोमीटर दूर है, चले जाओ. तो मैं बोलूंगा किस डायरेक्शन में जाना है? तो तुम बोलोगे सर डायरेक्शन तो नहीं पता, लेकिन 2500 किलोमीटर दूर है. तो अब मैं 2500 किलोमीटर इनफाइनाइट डायरेक्शंस में जा सकता हूँ, तो मैं मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताना होगा. समझ में आ गया? तो इसलिए वेक्टर्स की जरूरत पड़ी. और इसका हाई लेवल पे यूज कैसे सामने आया देखना. हाई लेवल पे वेक्टर का यूज कैसे पता चला? मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. हाई लेवल पे कंप्यूटर को बड़ी बड़ी आसानी हुई. कंप्यूटर ने क्या किया कि एक्स एक्सिस को आई कैप मानने लग गया. आई कैप का मल्टीप्लाई कर दो मतलब एक्स एक्सिस, और जे कैप का मल्टीप्लाई कर दो मतलब वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं. अगर जे कैप का मल्टीप्लाई करा तो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, आई कैप का मल्टीप्लाई करा तो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं. अब मान लो मैं यहाँ ओरिजिन पे खड़ा हूं, राइट, मैं इधर ओरिजिन पे खड़ा हूं, ये मैं हूं, ठीक है. अब मैं चला एक्स एक्सिस की तरफ 4 मीटर along x axis, positive x axis, 4 मीटर along positive x axis. फिर मुझे कमांड मिला कि अब आपको y एक्सिस की तरफ 3 मीटर चलना है. ठीक है भाई, चल दिया, मैं चल दिया 3 मीटर y एक्सिस के अलोंग, 3 मीटर along y एक्सिस, और फाइनली मैं इधर आ गया, इधर आ गया. ठीक है. इसकी जगह कंप्यूटर इतना बड़ा थोड़ी लिखेगा कि 3 मीटर along positive y axis.
कंप्यूटर इतना बड़ा नहीं लिखेगा, कंप्यूटर लिखेगा कि मैं चला हूं, फाइनल पोजीशन दिखाते हुए कंप्यूटर बोलेगा कि साहब ये व्यक्ति जो है वो चला है 4i कैप प्लस 3j कैप। देखो कितना छोटा हो गया, ये आपने कोड वर्ड में लिख दिया एक तरह से, है ना। आई और आई क्या बता रहा है, 4i कैप क्या बता रहा है, 4 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, और 3j क्या बता रहा है, 3 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 5 है। तो ये जो 5 मीटर है ना, वो इसका मैग्नीट्यूड है ना। और ये जो है ना, मान लेते हैं आप O से पहले B तक गए और फिर B से A तक गए, तो OB वेक्टर क्या है, OB वेक्टर है 4i कैप, और BA वेक्टर कितना है, BA वेक्टर है 3j कैप। ठीक है, क्या आप में से कोई मुझे OA वेक्टर बता पाएगा, वेक्टर OA बता पाएगा? वेक्टर OA लिखा है कहीं ना कहीं स्क्रीन पे, कहां लिखा है? वेक्टर OA हो गया इन दोनों का सम 4i प्लस 3j, और OA का मैग्नीट्यूड मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट लंबाई वो है 5 मीटर। ठीक है, ये सब अभी नहीं लिखना है, अभी बस देख लेना है, अभी इन सब के बारे में मैं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ जाओ कि वेक्टर पढ़ने से, वेक्टर के बारे में जानने से हमारा काम बहुत छोटा हो गया, आसान हो गया और बहुत बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमने अभी वेक्टर की डेफिनेशन देखी, एक बार और देख लो कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude and direction and also follow triangular law of vector addition are called vector quantities। ठीक है, अब इसमें एक ये जानना जरूरी कि triangular law of vector addition की जरूरत क्या है। current has magnitude and direction but still current is not vector because current cannot follow triangular law of vector addition, right। एक फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, दैट इज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर लिया है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कैसे किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। होपफुली तुम लोग नोट्स कंप्लीट करते चले जा रहे हो। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वी रिप्रेजेंट वेक्टर बाय एरो। इस तरह का हम एक एरो बना देते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। दिस इज नोन एज हेड ऑफ वेक्टर। और ये किसी को पता है ये क्या कहलाएगा? अगर वो हेड है तो ये क्या है? टेल ऑफ वेक्टर। अब बोलना सर हेड और टेल की क्या जरूरत पड़ गई? अरे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। We represent a vector by head and tail like this। अब मेरा अगला सवाल ये है कि हाँ तो ठीक है, हेड और टेल से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, तुम लोग इसमें बात पे सहमत हो। ठीक है, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर दो वेक्टर्स आ गए, मान लो दो फोर्सेस आ गए, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकालोगे? हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करना है? हमेशा याद रखो, वी कैन मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स when प्रियंक सो तो नहीं गया? when they are connected head to head और tail to tail। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी निकालो जब वो हेड टू हेड कनेक्टेड हो या टेल टू टेल कनेक्टेड हो। मान लो ये वेक्टर है एक, मान लो ये कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए, तो मान लो तुम्हारे पास एक और वेक्टर है ये, सपोज दिस इज वेक्टर बी, तो इनके बीच का एंगल हो गया ये थीटा। ठीक है,
अब बोला सर इसमें क्या, ये तो बहुत ही आसान है। देखो अभी पता चलेगा कैसे आसान है। मान लो ये कोई वेक्टर हो गया ए, और ये कोई वेक्टर हो गया बी, ये कोई वेक्टर हो गया बी। तो बताओ इन दोनों के बीच का कौन सा एंगल आप मेजर करोगे। आपके पास दो एंगल है, एक ये है थीटा, है ना, और एक अगर आप बी को थोड़ा आगे बढ़ा दो तो ये है एक अल्फा। तो बताओ ए और बी के बीच का एंगल कौन सा है। अल्फा। कैसे पता श्रुति। सर इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे तो इसकी टेल और टेल। हाँ, बाकी बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। श्रुति ने क्या किया, श्रुति ने बोला वेक्टर बी को थोड़ा ऊपर कर दो। तो क्या ये अलाउड है वेक्टर को उठा के कहीं और रखना। हाँ अलाउड है, किसी भी वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल देवराज कहीं भी रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप किसी भी वेक्टर को उठा के उसके खुद के पैरेलल कहीं भी रख सकते हो। तो मैंने वेक्टर बी उठाया और उसको इधर बना दिया। अब देखो ये टेल टू टेल कनेक्टेड हो गए। अब ये टेल टू टेल कनेक्टेड है तो इनके बीच का एंगल हुआ अल्फा। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। तो चलो ये नोट लिख लेते हैं। वी कैन डिस्प्लेस अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ एनीवेयर इन स्पेस। वी कैन displace a vector parallel to itself anywhere in space। श्रुति पूछो ऐसा क्यों, क्यों कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं। देवराज और ओम प्रियंक तुम तीन में से कोई एक आंसर दो इसका। Because vector has magnitude and direction। Magnitude and direction, but location in space is not mentioned। Location in space not there। समझ में आया कि वेक्टर के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन स्पेस में कहां रखना है इसके बारे में कोई बात नहीं है उसकी डेफिनेशन में। आप डेफिनेशन फिर से देख लो एक बार। वेक्टर की डेफिनेशन में यह है कि स्पेस में कहां पे रखना है, कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। समझ गए, डेफिनेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ये तो बताया नहीं कि स्पेस में कहां रखना है। इसीलिए अब आज से आपको ये आजादी मिल गई कि किसी भी वेक्टर को उठा के उसके पैरेलल कहीं भी रखा जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास दो वेक्टर आ जाए तो उनको स्पेस में उठाओ ऐसे कि वो वैसे ही रहे, पैरेलल रहे, अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अलोंग ही रहे, और उसको उठा के कहीं भी रख दो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आसान सवाल देना चाहता हूं। चलिए अब कुछ आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं। गिव मी 1 मिनट। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। बहुत केयरफुल रहना, हाँ, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और इसी के ऊपर बना दिया गया है वेक्टर बी। इसी के ऊपर है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एंगल बताओ जल्दी, एक एक करके सभी को जवाब देना है। बहुत आसान है। इस तरफ है वेक्टर ए अगले क्वेश्चन में, और इस तरफ है वेक्टर बी। इन वाले वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल बताओ। वेक्टर्स के बीच का एंगल तभी मेजर करें जब वो हेड टू हेड जुड़े हों या टेल टू टेल। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बताओ। बहुत आसान लग रहा होगा, जल्दी जल्दी बताओ।
अगला है ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, और क्वेश्चन में उन्होंने बच्चों हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि ये एंगल 30 डिग्री है, राइट। पांचवा सवाल है find angle between the vectors. Always remember we can displace vector anywhere in the space parallel to themselves. किसी भी वेक्टर को उसके खुद के पैरेलल स्पेस में उठा के कहीं भी रख सकते हो, उसके खुद के पैरेलल रखना, लेकिन ना find angle between these vectors. और लास्ट है ये जो हमने ऑलरेडी कर लिया, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, चलो प्रियंक कौन से सवाल का जवाब दोगे तुम? पहले सवाल का जवाब दो। हेलो, पहला वाला तो हेड टू हेड जुड़ा है। अब पहला वाला देखो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, वो तुम टेल टू टेल मानो या हेड टू हेड मानो, दैट आई डोंट नो। वो एक के ऊपर एक रखे हैं 0 डिग्री और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। सहमत है बाकी के स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, एक तो एक के ऊपर एक रखे और ऊपर से डायरेक्शन सेम है, तो पहले का आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 0 डिग्री। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर? 180 डिग्री। 180 डिग्री अपोजिट जा रहे हैं और टेल टू टेल जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तीसरा क्वेश्चन बताओ, टेल टू टेल जुड़े हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री, राइट। प्रियंक को बताने दो। अब प्रियंक क्वेश्चन नंबर 4 के जवाब दो। देवराज म्यूट कर दे। प्रियंक, आर यू देयर? यस सर। बताओ फिर क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो। ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है क्या? देखो वो टेल टू टेल जुड़े हैं क्या? हाँ जुड़े हैं, कंडीशन फुलफिल हो। उनके बीच का एंगल जो होगा वो बताओ। मान लो एक फोर्स बी के अलोंग लग रहा है, मान लो एक फोर्स बी के अलोंग लग रहा है और एक फोर्स ए के अलोंग लग रहा है, तो उनके बीच का एंगल क्या हुआ बेटा? बताओ। थीटा। हाँ, कौन सा होगा वो? 30 डिग्री होगा या 150 डिग्री होगा? 150। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग सहमत हो? बीच वाला एंगल लेंगे ना टेल टू टेल जब जुड़ा है। चलो ओम, आंसर मी क्वेश्चन नंबर 5। ओम, आर यू देयर? हेलो श्रुति, तू बता दे क्वेश्चन नंबर 5। 30 डिग्री। बी को वैसे ही रहने दो, ठीक है, और ए को उठा के आगे रख दो। ए को उठा के आगे रखना अलाउड है? अरे बिल्कुल अलाउड है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। समझ गए? इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, हमेशा याद रखो। अब मैं देखता हूं अगर कोई हमें कठिन केस मिल जाए, हालांकि इससे कठिन क्या ही केस मिलेगा। ये हो सकता है, ये वाला बताओ कोई। और ये एंगल है थीटा। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी? 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा, सही है। कैसे किया? बी को उठा के कहीं और रखा या ए को? बी को। बी को उठा के कहाँ रख दिया तूने? इधर? ऐसा? क्या फायदा हुआ उससे? यस सर। उससे फायदा क्या हुआ? टेल टू टेल जुड़ गए, टेल टू टेल जुड़ गए। अरे मैंने स्ट्रेट नहीं बनाया, कोशिश करता हूँ स्ट्रेट बना दूं। बी को उठा के ऐसा रखा, उसके खुद के पैरेलल। देखो बी अपने खुद के पैरेलल है और उसको उठा के ऊपर रखा जा सकता है, बिल्कुल अलाउड है। तो ये पूरा 180 डिग्री हो गया, ये पूरा 180 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। सीख गए? सीख गए कि नहीं? हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक लिखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को एडिशन कैसे करते हैं, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर करते समय बच्चों हमें याद रखना है कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करने वाले हैं, ध्यान रखना। देखो कैसे करते हैं। The vector to be added, the vectors to be added, vectors to be added are drawn such a manner that tail of a vector coincides with head of the preceding vector। पहले तो जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनको ऐसे रख दो कि एक की टेल दूसरे के हेड से टच हो रही, हेड टू टेल जुड़े, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, जिन दो वेक्टर को जोड़ना है उन्हें ऐसे रख दो कि हेड टू टेल कनेक्टेड हो, ठीक है। अपन अपने वर्ड्स में समझ गए, प्रियंक अपने वर्ड्स में समझ गए कि जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है पहले तो उनको आप ऐसे रख दो कि वो हेड टू टेल जुड़े रहें, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, टेल टू टेल नो, टेल टू टेल नो, ऐसे नहीं जोड़ना है। जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनको ऐसे रखो, हेड टू टेल। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हेड टू टेल जुड़े हैं, मान लो तुम्हें ए और बी को जोड़ना है तो तुम पहले ए और बी को ऐसे रखो कि एक के हेड से दूसरे की टेल जुड़ी रहे। समझ में आई बात? थम्स अप दिखाओ मुझे, समझ में आई बात? तो जिन दो वेक्टर्स को जोड़ना है उनको ऐसे रखो कि एक के हेड से दूसरे की टेल को कनेक्ट करो। पहला ये नियम है जोड़ने के पहले। जल्दी से थम्स अप दे दो। स्क्रीन शेयर में थम्स अप नहीं रहता। अच्छा थम्स अप नहीं रहता, ठीक है। ओम समझ आया? श्रुति समझ आया? प्रियंक? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। दो वेक्टर्स को अगर जोड़ना है तो सबसे पहले उनको ऐसे रख दो कि एक के हेड से दूसरे के टेल को जोड़ दो इन टिप टू टेल फैशन। मैं शॉर्ट में इसको बोलता हूं टिप टू टेल फैशन, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे बोलता हूं, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट is defined by, their resultant is defined by the vector drawn from tail of first vector to tip of second vector। थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, शॉर्ट में भी लिखेंगे अभी एक डेफिनेशन, ठीक है। मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। मान लो मुझे इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, तो क्या मैं इन लोगों को ऐसे ही बना रहने दूंगा या किसी और तरीके से बनाऊंगा? पहले इनको मैं क्या मैं ऐसे ही बने रहने दूंगा? पढ़ो। बी को आगे, बी को पीछे कर लेंगे। हाँ बी को आगे कर लेंगे, तो पहले तो हम बी को उठा के आगे रख देंगे कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा, आपको हेड टू टेल फैशन में आना पड़ेगा। ये देखो हेड टू टेल फैशन में आ गया। अब बताओ इन दोनों का सम कौन देगा? एक ऐसा वेक्टर जो पहले वाले की टेल से शुरू होगा और दूसरे वाले की टिप तक जाएगा। मतलब ये देखो प्रियंक, ये पहले वाले की टेल से शुरू हुआ और दूसरे वाले की टिप तक जा रहा है, तो सी क्या है? ए और बी का सम। सी क्या रहेगा? सी किसके बराबर होगा?
C will be equal to A plus B। चलो अब अपन अपनी देसी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, अपन थोड़ा सा उसको आसान करके लिख लेते हैं, ठीक है। Sum of two vectors, addition of two vectors, addition of two vectors। बिल्कुल आप दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोनों में टीचर मार्क्स देगा, फुल मार्क्स देगा। If two vectors are such that they are connected head to tail, if two vectors are such that they are connected head to tail, then third vector, in third vector which connect tail of first to head of second, gives resultant ऑब्लिक एडिशन, एक ही बात है, ऑफ टू वेक्टर्स। कौन सी डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लगी आपको? अगर आपके पास दो वेक्टर इस तरह से हैं जो हेड टू टेल कनेक्टेड है, तो एक तीसरा वेक्टर जो पहले की टेल से शुरू होकर दूसरे के हेड तक जा रहा है, उन दोनों का रिजल्टेंट देगा। विच डेफिनेशन यू लाइक, सेकंड वन और द फर्स्ट वन? बताओ जल्दी। सेकंड ज्यादा आसान है, राइट? चलो ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ सैंपल्स दे रहा हूँ, कुछ सैंपल प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसमें आपको ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रीडिशन लगाना है, ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रीडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो हेड टू टेल जुड़े हैं, तो तीसरा वेक्टर जो पहले की टेल से शुरू होकर दूसरे की हेड पे खत्म होता है, रिजल्टेंट देगा उन दोनों का। किन दोनों का? ए और बी का। तो ए और बी का रिजल्टेंट देगा सी। रिजल्टेंट मतलब एडिशन, एक ही बात है, एडिशन और रिजल्टेंट एक ही बात है। तो सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब इसमें तुम लोग एक नई बात सुनना, ठीक है। अब तुम लोग अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ए के अलोंग घुमाओ, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ए के अलोंग घुमाओ और फिर धीरे धीरे बी की तरफ जाओ। ए के अलोंग रखो उंगलियों को, फिर धीरे धीरे बी की तरफ मोड़ो, फिर धीरे धीरे पूरे गोल घुमा दो। तो बताओ तुम्हारी उंगलियां किस किस के डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही हैं? तुम्हारी उंगलियां ए और बी के डायरेक्शन को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन सी के, बोलो जल्दी। सी के डायरेक्शन को नहीं कर रही, राइट? एग्री? ओम और देवराज एग्री कि तुम्हारी उंगलियां ए, तुम्हारे सीधे हाथ की उंगलियां ए और बी के अलोंग तो जा रही हैं, लेकिन फिर तुम्हारी उंगलियां ऐसे मुड़ गई तो सी के अपोजिट जा रही हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखना, एक मजेदार मैं फैक्ट बताऊंगा आपको कि ऐसे केस में आप क्या करा करो, ए और बी को जोड़ दो, क्योंकि ए और बी आपके सीधे हाथ की उंगलियों के अलोंग जा रहे हैं, और सी को घटा के बराबर 0 लिख दो। क्यों? सी को क्यों घटाया? सी ने ऐसा क्या कर दिया था? तुम ही लोग बताओ, सी ने ऐसा क्या कर दिया था? तो फिर से क्या करना है, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ ए और बी के अलोंग, लेकिन वो सी के अपोजिट जा रही है, सी को सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए आपने सी को घटा दिया और बराबर 0 लिख देना है हर बार, और सी को इस तरफ ले जाओगे तो प्लस हो गया। समझ गए कैसे करते हैं? अब एक और मैं आपको एक और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रीडिशन दे रहा हूं, उसमें लगा के दिखाओ, ठीक है। एक और मैं डायग्राम जैसा बनाऊंगा आपको, उसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रीडिशन लगा के बताना है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और ये हो गया वेक्टर सी। इसमें तुम लोग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रीडिशन कैसे लगाओगे, बताओ मुझे। हाउ टू अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रीडिशन इन दिस? मतलब आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाओगे और इस बार कोई अपोज करेगा क्या? हाँ, हो रहा है। ठीक से देखो देवराज, अपनी फिंगर को ए और बी के अलोंग करो और घुमाते घुमाते ले जाओ, तो एक भी एरो अपोजिट नहीं जा रहे तुम्हारे सीधे फिंगर, तुम्हारे सीधे हाथ के फिंगर्स से। अपने हाथ को पहले ए के अलोंग रखो सीधे हाथ को, या बी के अलोंग रखो, सीधे हाथ को बी के अलोंग रखो, धीरे धीरे घुमाओ, धीरे धीरे सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाओ, ठीक है। तो बताओ क्या कोई भी वेक्टर आपके फिंगर्स को अपोज कर रहे हैं? नो सर। ओम, श्रुति, कर रहे हैं क्या कोई भी वेक्टर आपकी फिंगर्स का अपोज?
नो सर। नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? यस सर। चलो अब इसका मीनिंग क्या है? हाँ ठीक है, लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो इसका मीनिंग ये है, मान लो तीन फ्रेंड्स हैं, और किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए लड़ रहे हैं। एक फ्रेंड ने F1 फोर्स लगाया, दूसरे फ्रेंड ने इस तरफ F2 फोर्स लगाया, और तीसरे फ्रेंड ने इस तरफ F3 फोर्स लगाया। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मान लो किसी के पास नहीं गया। तीन फ्रेंड है, तीनों फ्रेंड एक ही ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, और मान लो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जा रहा है, मतलब नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है मतलब? 0। राइट, बस ऐसे ही हुआ, नेट फोर्स 0। बस उसी को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? उसी को दिखाने के लिए हम वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन से दिखाएंगे। कैसे? मैं F1 को बिल्कुल उसके पैरेलल रखूंगा, देखना बच्चों, हाँ बिल्कुल उसके पैरेलल रखूंगा F1 को। F1 जैसा पहले बनाया था वैसे ही अभी बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। ये देखो मैंने F1 बना दिया, बिल्कुल पैरेलल रखा है ना उसको उसके खुद के। फिर मैंने बना दिया F2, देखना ध्यान से, F2 रेड कलर से बनाया था, F2 नीचे जा रहा है, एंगल बढ़ा है, ये बना दिया मैंने F2। सॉरी इस तरफ नहीं है, इस तरफ रहेगा F2। ये F1 है और F2 मेरे को इस तरफ बनाना पड़ेगा उसके खुद के पैरेलल। देखो F2 को मैंने उसके खुद के पैरेलल रखा है कि नहीं रखा है? F2 बना दिया, F2, कोई दिक्कत? और फिर ये F3 बना दिया, और F3 बनाते समय भी उसको उसके खुद के पैरेलल रखा। तो अब अपने सीधे हाथ की उंगलियां घुमाओ जरा, सीधे हाथ की उंगलियां घुमाओ और F1 F2 F3 में रिलेशनशिप बताओ। क्या ये तीनों वेक्टर के एरो आपकी फिंगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं? यस सर। तो बताओ मैं क्या लिखूं? F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या लिखूं? 0 F1 इक्वल्स टू 0। प्लस F2 प्लस F3 बराबर आ जाएगा 0। मतलब तीन दोस्त एक ही ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसी के पास नहीं जा रहा है। तो इस बंद बॉक्स का मतलब क्या है? इस बंद ट्रायंगल का मतलब ये है कि F1 और F2 और F3 का रिजल्टेंट जो है वो 0 है, नेट फोर्स 0 है। ठीक है, इट मींस दैट resultant of F1, F2 and F3 is 0। ठीक है, मतलब नेट फोर्स 0 है। सबसे कम शब्दों में क्या बोल सकते हो? नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स इज 0। चलो एक और तरीके से समझते हैं इसको। ये मान लो बच्चों एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब तुम निकले घूमने के लिए, तुम गए पहले ओ से ए तक, वेक्टर देखो ओ से ए तक गए, फिर आप गए बच्चे ए से बी तक, ये देखो, और फिर बी से आप रिटर्न हो गए अपने ओरिजिनल पाथ पे ओ तक। तो अब आप ही बताओ वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी ओ क्या होना चाहिए? बराबर क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट 0, हाँ जहां से शुरू करे थे वहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, राइट? चलो अब सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाना भी सीख गए हो, तो ये वाला सवाल का जवाब और दो। मान लो आपके पास वेक्टर इस तरह से है, थोड़ा सा कठिन बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास तीन वेक्टर इस तरह से हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, होपफुली एरो आपको समझ आ रहे हैं, और ये है वेक्टर सी। इन वेक्टर्स में ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन को लगाओ, बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ। प्रियंक कहाँ चला गया था बेटा? सर फोन आ गया था। फोन काटे उसको फ्लाइट मोड में करके बैठा करो अभी। ये नहीं ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर सर, एडिशन, ये पापा का मोबाइल है ना सर, वो मेरे मोबाइल में पानी चला है।
नया मोबाइल ले जल्दी से, है ना बेटा? चलो बताओ इसको क्या लिखिएगा? सीधे हाथ की उंगलियां घुमाओ, सी के अलोंग, फिर ए के A अलोंग, फिर plus बी के अलोंग। C minus C is equal 0. वेरी गुड। ए प्लस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। देवराज समझ आया? यस ए सर। और सी को क्यों जोड़ा? ए और सी को क्यों जोड़ा? चल बता। बी को क्यों घटाया? बी अपोज कर रहा था। हाँ, वेरी गुड। सीधे हाथ की उंगलियों को तुम घुमाओगे सी के अलोंग, तो सीधे हाथ की उंगलियां सी के अलोंग घूमते हुए, ए के अलोंग घूमते हुए जब जाएंगी तो लेकिन बी के अपोजिट हो जाएंगी। सीधे हाथ की उंगलियों को घुमा के गोल बनाओ, गोला बनाओ, जैसे थम्स अप। थम्स अप दिखाओ, थम्स अप दिखाओ, ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना। जब तुम थम्स अप दिखाओगे तो तुम देखोगे कि सीधे हाथ की उंगलियां सी और ए के अलोंग जा रही हैं, लेकिन बी के अपोजिट जा रही हैं। तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया या नहीं आया? बोलो। आया। आ गया? तीनों हाँ, चारों हाँ। बच्चों को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया? अब मैं कैसा भी एरो बना दूं तुम लोग लगा दोगे? यस अच्छा, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मान लो हमें दो वेक्टर्स का एडिशन फाइंड करना है, तो सबसे पहली जरूरत क्या है? मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स है F1, ये मेरे पास एक वेक्टर है F1 और मेरे पास एक और वेक्टर है F2। मान लो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है या सम फाइंड करना है, तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है देवराज? अगर दो वेक्टर्स का सम निकालना है तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? याद करो डेफिनेशन। क्या करना है सबसे पहले? एक और वेक्टर। नहीं, उसके पहले ये टिप टू टेल फैशन। क्या बोलोगे? टिप टू टेल फैशन बोलो एक बार। टिप टू टेल फैशन। टिप टू टेल फैशन मतलब एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से जोड़ोगे। ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्यों है भैया? टेल टू टेल जुड़े हैं। तो बताओ, क्या इसमें मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकता हूं? भैया इसमें नहीं लगेगा। वी कैन नॉट अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन दिस। तो फिर क्या करें? मैंने आपको स्वतंत्रता दी है ना किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं और रखने की। तो एक काम करो, F1 को वहीं रहने दो, F1 को वहीं रहने दो, और F2 को F1 के पैरेलल उठा के कहीं और रख दो। F2 को उसके खुद के पैरेलल थोड़ा आगे रख दो। दिख रहा है खुद के पैरेलल? रुक जाओ, कोशिश करता हूं एकदम पैरेलल बनाऊं। ये देखो एकदम पैरेलल बनाया ना। तो क्या मैं F2 को उठा के इधर रख सकता हूं? Can we displace a vector parallel to itself anywhere in the space? Yes, we can displace a vector parallel to itself anywhere in space. इतना डीप में जाके समझो ना कि मजा आ जाए। कोई अगर टीचर तुमसे पूछ भी लेना, उसको बेहतरीन समझाओ, बेस्ट पॉसिबल वे पे समझाओ। अब अगर दो वेक्टर हेड टू टेल जुड़े हैं तो इनका एडिशन कौन देगा? एक तीसरी साइड जो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगी और दूसरे वेक्टर के हेड तक जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? तीसरी साइड को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ फर्स्ट टू साइड। और एडिशन का मतलब रिजल्टेंट भी होता है, नेट भी होता है। तो एफ नेट देगा F1 प्लस F2। याद रखोगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? याद रखोगे? बोलो हाँ। Yes, अगला sir. सवाल है मेरे पास। अगला तड़कता भड़कता सवाल आ रहा है एकदम, देखो ध्यान से। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से या जे से? I. हाँ, एक बार में याद रखने की आदत मुझे बहुत पसंद है। आई कैप, हम एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। ठीक है, अब मैं चला 3 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 3 आई कैप हो गया। ये वेक्टर ओ ए है मान लो। ठीक है, अब मैं चला 4 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग, तो क्या आएगा? व्हाट आई विल गेट? 4 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग चलूंगा तो क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा या जे लिखूंगा या 4J लिखूंगा? 4J। मान लो ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, मान लो ये पॉइंट बी हो गया। तो मुझे आप लोग बताने वाले हैं कि वेक्टर ओबी क्या है।
वेक्टर ओबी क्या है? 3i cap plus 4j cap is equals to 5. हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। किस नियम से बताया तुमने, किस नियम को फॉलो करा? Triangular law of vector addition. हाँ, अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं कि हेड टू टेल जुड़े हैं, तो एक तीसरा वेक्टर जो पहले के टेल से दूसरे के हेड को जोड़े, उन दोनों का सम देता है। ठीक है, सम देता है मतलब सम और रिजल्टेंट एक ही बात है। तो OB बराबर OA प्लस AB। या अपन इसको अपने ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे ना यार, बेसिक ऑर्गेनिक तरीका। बेसिक ऑर्गेनिक तरीका क्या है? हम अपने सीधे हाथ की उंगलियों को OA की तरफ घुमाएंगे, फिर से थम्स अप बोलो किसी को, ऑल द बेस्ट बोलो किसी को, तो तुम्हारे सीधे हाथ की उंगलियां OA से होते हुए AB से होते हुए जाएंगी और OB के उल्टा जाएंगी। तुम्हारी उंगलियां OA के अलोंग जाएंगी, AB के अलोंग जाएंगी, लेकिन OB के अगेंस्ट जाएंगी। तो तुम ऐसा लिख दोगे। फिर तुम लिखोगे, फिर तुम क्या करोगे? OA को यहीं रखो, AB को यहीं रखो और OB को उस तरफ ले जाओ। ठीक है, फिर OA की जगह हम रख रहे हैं 3i कैप, अगर आप अलाउड करो तो, और AB की जगह रख रहे हैं 4j कैप बराबर OB। मिल गया? मिल गया वेक्टर? तो ये क्या क्या बता रहे हैं? ये क्या क्या बता रहे हैं? इट गिव्स यू magnitude and direction, and it also follow triangular law of vector addition। सॉरी थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, लेकिन आई थिंक स्पीड ओके है, राइट? समझ आया बच्चों? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कहीं कुछ लिखना छूट गया है तो बता दो मुझे। ओम समझ आया? कहीं कुछ लिखना छूट गया है तो बता दो। हालांकि ये क्लास रिकॉर्ड हुई है और ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आप